ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश और इस खास पेशकश में सबसे पहले बात बिहार की। बिहार में फाइनल फेज का रण बाकी है और दूसरे दौर के मतदान में 122 सीटों पर 11 नवंबर को वोटिंग होगी। दूसरे दौर में सबसे दिलचस्प मुकाबला सीमांचल की सीटों पर होने वाला है, क्योंकि यहां पर वोटों के रण में सिर्फ एनडीए और महागठबंधन के बीच की टक्कर नहीं है, बल्कि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी सीमांचल के संग्राम में जमकर ताल ठोक रहे हैं। सीमांचल की चुनावी लड़ाई में ओवैसी एक बड़ा फैक्टर है और यही वजह है कि चाहे एनडीए हो या फिर महागठबंधन, दोनों अलायंस के नेता ओवैसी को टारगेट कर रहे हैं। ओवैसी को हर मोर्चे पर घेरने की कोशिश हो रही है, लेकिन ऐसा आखिर क्यों है? हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। कोई कहता है कि सिक्योरिटी, अरे निकाल लो सिक्योरिटी। मौत का एक ही दिन है, एक ही वक्त है। बॉल कब मारना है, मैं तैयार हूं सीमांचल के लिए मरने के लिए। हर कोई मुझसे पूछ रहा है ये क्यों आया, क्यों आया, क्यों आया। अरे ये इलाका तुम्हारे बाप का नहीं है। मैं आता था, आता रहूंगा, इंशाअल्लाह ताला। तेजस्वी की तरह मेरा दिल छोटा नहीं है, मेरा दिल बहुत बड़ा है। अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा, सीमांचल की लड़ाई जारी रहेगी। हमारे पहनावे पर तंज मत करो, हमारे खाने पर तंज मत करो, हमारे बुजुर्गों पर तंज मत करो। अगर करोगे तो ये सीमांचल है, ये बेलन वापस लौटा देगा, दोबारा आने की कोशिश भी नहीं करेगा। और जो मुख्यमंत्री का बेटा है और वो हमको चरमपंथी कहता है, बाबू तुमको ऐसे किताबों के नाम बोलूंगा कि तुम भूल जाओगे चरमपंथी क्या होता है। सीमांचल के चुनावी शो में असदुद्दीन ओवैसी का किरदार सबसे अहम है, क्योंकि 5 साल पहले 2020 में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने सीमांचल में 5 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। 2025 में भी ओवैसी सीमांचल में जमकर दम दिखा रहे हैं। सीमांचल के क्षेत्र में पहले से ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। अकेले असदुद्दीन ओवैसी एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए इस क्षेत्र में मुश्किल खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि सीमांचल के इलाके में मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका में है। सीमांचल में बिहार के 4 जिले शामिल हैं जो बंगाल की सीमा से सटे हैं। इनमें किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और अररिया हैं। 4 जिलों में कुल मिलाकर विधानसभा की 24 सीटें हैं। किशनगंज में मुस्लिम आबादी 68% है, कटिहार में 44%, अररिया में 43% और पूर्णिया में 39% मुसलमान हैं। जबकि बिहार की आबादी में कुल मुसलमान 18% हैं, यानी सीमांचल के इलाके में मुसलमानों की सबसे ज्यादा आबादी है। ओवैसी की कोशिश सीमांचल के मुस्लिम वोटों को लामबंद कर अपने पाले में लाने की है। यही वजह है कि ओवैसी एनडीए और महागठबंधन दोनों पर निशाना साध रहे हैं। भारत का सबसे बैकवर्ड एरिया, पिछड़ा इलाका अगर कोई है तो सीमांचल है, उसके बाद लोअर आसाम है। तो यहाँ पर बजाय आप कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलते आपने नहीं खोला, यहाँ पर एम्स खोलते आपने नहीं खोला, यहाँ पर कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाते आपने नहीं खोला, पटना के अतराफ में ब्रिजेस बना दिए, यहाँ पर पुल पुलिया का काम नहीं होता, रोड का काम नहीं होता। बिहार में मुस्लिमों को आरजेडी और कांग्रेस का पारंपरिक वोटर माना जाता है। हालांकि ओवैसी की एंट्री ने मुस्लिम वोटों में बिखराव का काम किया है। 2020 के चुनाव में महागठबंधन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। 2020 में सीमांचल की 24 सीटों में से बीजेपी ने 8 सीटें जीती। 4 सीटों पर जेडीयू को जीत मिली। आरजेडी के खाते में 1 सीट गई, कांग्रेस को 5 और सीपीआई-एमएल को 1 सीट मिली। ओवैसी की पार्टी 5 सीटें जीतने में कामयाब रही। 2020 में एआईएमआईएम 19 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। 5 सीटें पार्टी ने जीती थी और 4 सीटों पर पार्टी तीसरे स्थान पर काबिज हुई थी। इस बार भी ओवैसी कह रहे हैं कि उन्हें सीमांचल की जनता का प्यार मिलेगा। नहीं, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला पहले से ज़्यादा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में
हमको कामयाबी मिलेगी, हमारे उम्मीदवार एमएलए मुंतखब होंगे और इसमें सब लोग मेहनत कर रहे हैं। हमारे पार्टी प्रेसिडेंट अख्तरुल ईमान साहब, यहाँ पर जितने हमारे यूनिट्स हैं, बूथ प्रेसिडेंट्स हैं, महाराष्ट्र से, हैदराबाद से, दिल्ली से, झारखंड से, जहाँ जहाँ हमारे पार्टी के जिम्मेदार आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और हमको लगता है कि अच्छा रिजल्ट आएगा। सीमांचल के इलाके में ओवैसी अपना सियासी आधार बनाने में सफल हुए हैं। ओवैसी ने मुस्लिम वोटों को अपने साथ जोड़ने में कामयाबी हासिल की है। दूसरी तरफ यही मुस्लिम मतदाता आरजेडी और कांग्रेस का भी कोर वोटर रहा है। ज्यादातर चुनावों में महागठबंधन के प्रति भरोसा दिखाता रहा है। 2020 में महागठबंधन को 76% मुस्लिम वोट मिला, जबकि एनडीए को सिर्फ 5% मुस्लिम वोट मिले। इन चुनावों में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ लड़े थे। मुस्लिम महागठबंधन को मजबूत करते रहे हैं और ओवैसी सीमांचल के मुसलमानों के बीच अपनी पकड़ बनाने में सफल रहे हैं। फिर क्या वजह रही कि मुस्लिमों के बीच लोकप्रिय होने के बावजूद महागठबंधन के दल भी ओवैसी को घेर रहे हैं? एनडीए नेताओं का ओवैसी को टारगेट करना तो लाजमी है, क्योंकि ऐसा करके वो हिंदू वोटों को एकजुट करने की कोशिश करते हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति को धार देते हैं। एनडीए के चेहरों की तरफ से सीमांचल में बार बार घुसपैठिया के नैरेटिव को उछालना इसी राजनीति का हिस्सा है। देखिए, हमने बहुत सारी जगहों पे इस पर काम किया है और मैं निश्चित रूप से सीमांचल की और बिहार की जनता को कहना चाहता हूं, अगले 5 साल में हम बिहार को घुसपैठिया मुक्त बनाएंगे। न केवल घुसपैठिए को निकाल बाहर करेंगे, इनके अवैध धंधे भी बंद कराएंगे और अवैध अतिक्रमण को भी हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार करेगी। प्रधानमंत्री कौन है? सीमांचल का बेटा है। देश का गृह मंत्री कोई सीमांचल की बेटी है। पटना में बिहार का मुख्यमंत्री कोई सीमांचल का बेटा बैठा हुआ है। सीमा सुरक्षा बल मेरे पास है या आपके पास है? बीएसएफ किसके पास है? केंद्र की सरकार आपकी है, प्रदेश की सरकार आपकी है, डीजीपी आप अपॉइंट करते हैं, पुलिस, सब चीज आपका है। अगर यहां पर कोई घुसपैठी आ रहा है तो आप रोकते क्यों नहीं उनको? और दूसरी बात यह है, जब इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर किया तो आपने कितने नाम बताए इलेक्शन कमीशन को? बताओ। एनडीए की राजनीति तो समझ आती है, लेकिन ओवैसी से दूरी बनाने और उन पर अटैक करने की महागठबंधन की आखिर क्या मजबूरी है? क्यों उसके बड़े चेहरे सीमांचल के इलाके में ओवैसी के खिलाफ लगातार ताल ठोक रहे हैं? समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन सीमांचल में प्रचार कर रही हैं और मुस्लिम मतदाता को ओवैसी से दूर करने की कोशिश कर रही हैं। अगर आपसी लड़ाई के चक्कर में हम इनको फिर जीतने देंगे तो ये हमारी आने वाली नस्लें आपको और हमें कभी माफ नहीं कर पाएंगी। इस बार आपको नहीं बटना है, आपको एक एक वोट एकजुट होकर अपने प्रत्याशी लालटेन पर देने का काम करना है। आपके अपने चहीते तौसीफ आलम साहब कामयाब होकर पटना जाएंगे तो वो बेखौफ और बेबाक अंदाज में आपकी नुमाइंदगी करेंगे, और अगर 1000 बार खुदा ना खास्ता वो प्रोफेसर साहब पटना जाएंगे तो वो ट्रैफिक में ही फंस जाएंगे। दरअसल ओवैसी ने मुस्लिम बहुल सीमांचल को अपनी सियासी प्रयोगशाला बनाया है। 2020 में ओवैसी की एंट्री के चलते ही बीजेपी यहां सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। मुस्लिम वोटों के दम पर ओवैसी ने कांग्रेस और आरजेडी का खेल बिगाड़ दिया। इससे बीजेपी को अप्रत्याशित लाभ मिला। हालांकि सीमांचल में एक वक्त पर कांग्रेस और आरजेडी का दबदबा रहा है, लेकिन ओवैसी की एंट्री ने दोनों पार्टियों का गेम बिगाड़ने का काम किया है। उन्हें अगर वोट दिए जाएंगे, बटेंगे अगर हमारे वोट, तो सरकार फिर से भाजपा की बनेगी और इस बार भाजपा नीतीश जी को मुख्यमंत्री भी नहीं बनाएगी। इस बार वो खुद कब्जा लेगी। जो हालात थे वो बद से बदतर आपके हो जाएंगे, इसलिए आपको पहले ही अपनी सुरक्षा करनी है और उसका जरिया मैंने जैसा आपको बताया सिर्फ वोट का है आपके पास। महागठबंधन जीतने जा रहा है, कोई कितनी भी कोशिश कर ले, सीमांचल भी महागठबंधन जीतेगा और सरकार बनेगी। एक मेहमान आकर के सीमांचल में जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनको गालियां दे रहे हैं, उनको फिरौन बोल रहे हैं, उनको नमरूद बोल रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीमांचल के बेटों को गाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसीलिए मेरा नारा है सीमांचल जिंदाबाद।
इस बार ओवैसी की तमाम कोशिशों के बाद भी महागठबंधन ने अपने द्वार उनकी पार्टी के लिए नहीं खोले, क्योंकि ओवैसी की राजनीति से महागठबंधन के भविष्य की राजनीति को खतरा हो सकता था। महागठबंधन अकेले मुस्लिम वोटों के दम पर सरकार नहीं बना सकता। ऐसे में ओवैसी से हाथ मिलाने पर हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता था, क्योंकि ओवैसी की छवि एक मुस्लिम परस्त नेता की है। इसके अलावा ओवैसी के साथ जाने पर एनडीए महागठबंधन पर तुष्टीकरण और कट्टरपंथी राजनीति करने का आरोप लगाता। यही नहीं, अगर आरजेडी और कांग्रेस ओवैसी को साथ जोड़ते तो भविष्य में मुस्लिम वोटों के शिफ्ट होने का भी खतरा था। यही वजह रही कि महागठबंधन के नेताओं ने भी ओवैसी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। एनडीए जहां ओवैसी का नाम उछालकर मुस्लिम मतदाताओं के बीच में ओवैसी को एक बड़ा फैक्टर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये एनडीए की कोशिश है कि मुस्लिम समुदाय इस बात का एहसास करे कि तेजस्वी और महागठबंधन के मुकाबले ओवैसी उनके ज्यादा बड़ा हितकर हैं। एनडीए की कोशिश है कि मुस्लिम वोट बैंक में डिवीजन पैदा हो, इसलिए एनडीए ओवैसी का नाम कोट कर रही है। राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा के जरिए सीमांचल को साधने का दांव चला था, क्योंकि इस इलाके में एसआईआर एक बड़ा मुद्दा है। राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के जरिए सीमांचल के 3 जिलों की 8 विधानसभा सीटों को कवर किया था। हालांकि ओवैसी महागठबंधन की मुस्लिम पॉलिटिक्स को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मल्लाह समुदाय से आने वाले मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का चेहरा बनाए जाने के बाद ओवैसी सवाल उठा रहे हैं कि महागठबंधन ने मुसलमानों के साथ धोखा किया है। ये मुसलमानों को सिर्फ दरी बिछाने वाला समझते हैं। सवाल ये है कि एम-वाई कॉम्बिनेशन की बात राजद करती है, तो एम का काम सिर्फ दरी बिछाना और वोट डालकर सो जाना, और जब एम बोलता है कि मैं खड़े होकर मैं नेता बनूंगा, लीडरशिप बनाऊंगा, तो वाई के जो सबसे बड़े नेता हैं लालू जी, उनका परिवार, उनका बेटा, उनको पेट में दर्द शुरू हो जाता है। 2000 किलोमीटर दूर से ओवैसी आकर के यहाँ कुछ बिगाड़ लेंगे तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। सीमांचल के मुसलमान एक एक अपना कीमती वोट इंडिया गठबंधन को देंगे और बिहार के अंदर परिवर्तन में शामिल होंगे। फिलहाल आखिरी दौर के रण में सभी पार्टियों ने सीमांचल में पूरी ताकत झोंक रखी है, क्योंकि सीमांचल की बढ़त आगे सत्ता की मंजिल तय कर सकती है। हालांकि सीमांचल का समीकरण ओवैसी की पार्टी के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। बिहार के चुनावी रण में सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बाद अगर किसी की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। चुनाव प्रचार के युद्ध में दोनों एक दूसरे के खिलाफ लगातार ताल ठोक रहे हैं। प्रचार के रण से एक दूसरे के लिए जमकर हमले बोल रहे हैं। दरअसल इन दोनों की कोशिश बिहार के चुनाव से यूपी को संदेश देने की है। माना जा रहा है कि 2025 में बिहार जो दिशा दिखाएगा वो 2027 में यूपी की चुनावी दशा भी तय करेगा। न बेटी सुरक्षित न बच्चे सुरक्षित, ये थी आरजेडी की सरकार की पहचान। जो बीजेपी है उसकी एक पीकेपी टीम भी है। बी टीम तो सब जानते हैं, और सी टीम जानते हो कौन है? चुनाव आयोग। बिहार के अंदर अब लालटेन की धुंधली रोशनी में अपराध कोई नहीं कर पाएगा। बिहार में फाइनल फेज की फाइट चल रही है। एक तरफ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। प्रचार के रण में दोनों का आमना सामना तो नहीं हुआ, लेकिन दूर दूर से ही रैलियों के मंच से दोनों ने एक दूसरे को टारगेट किया। योगी आदित्यनाथ बीजेपी की हिंदुत्व वाली धार्मिक पिच को साधते नजर आए, तो अखिलेश यादव ने महागठबंधन के लिए जाति के नाम पर अल्पसंख्यक वोटों के साथ साथ पिछड़ा और दलित वोटों को लामबंद करने की कोशिश की। सीएम योगी ने बिहार में धार्मिक कार्ड चलते हुए हर रैली और सभा से अयोध्या के राम मंदिर का जिक्र किया। कांग्रेस, आरजेडी और समाजवादी पार्टी को हिंदू धर्म का विरोधी बताया। शनिवार को भी सीएम योगी आदित्यनाथ मोतिहारी की रैली से राम मंदिर के बहाने महागठबंधन को घेरते नजर आए। दूसरी तरफ पूर्णिया में रैली करते हुए अखिलेश यादव ने योगी पर तंज कसा। कहा कि अयोध्या में भगवान राम का आशीर्वाद तो हमारे प्रत्याशी को ही मिला।
एक कांग्रेस, आरजेडी और सपा के सरकारें उस समय राम भक्तों पर गोलियां चला दिया करती थी, लाठियां चलाया करती थी, और तब राम भक्त फिर कहता था कि लाठी गोली खाएंगे मंदिर वहीं। अयोध्या भी हम लोगों ने हरा दिया। भगवान श्री राम ने अगर किसी को आशीर्वाद दिया है तो समाजवादी के प्रत्याशी को आशीर्वाद दिया। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का राम मंदिर कार्ड सफल साबित नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में ही बीजेपी को पटखनी दे दी। बावजूद इसके बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक, खासकर योगी आदित्यनाथ, बिहार में राम मंदिर का कार्ड चल रहे हैं। बार बार भगवान श्री राम और माता जानकी का जिक्र कर रहे हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं, जो हर रैली में अल्पसंख्यक, पिछड़ा और दलित का ही दांव खेल रहे हैं। देखो, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना तो महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी अयोध्या में अब बन गया है। जो दबे कुचले हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, उन लोगों को साथ ला करके बिहार को और तमाम दलों को मिलकर के नई दिशा में ले जाना चाहते हैं। दरअसल चाहे सीएम योगी हो या अखिलेश यादव, दोनों ही नेता बिहार में भी अपनी अपनी यूपी वाली पिच पर खेल रहे हैं। बिहार में सीएम योगी की कोशिश धर्म के नाम पर हिंदू वोटों को एकजुट करने की है, क्योंकि अगर बिहार में उनका ये प्रयोग सफल रहा तो उन्हें यूपी के रण में भी इसका फायदा मिलने की उम्मीद है। दूसरा, अखिलेश यादव की कोशिश माई समीकरण के साथ साथ बाकी जातियों के बीच भी अपनी पैठ बढ़ाने की है। अखिलेश यादव की मंशा है कि जातियों के नाम पर महागठबंधन के लिए वोटों को एकजुट किया जाए। अगर बिहार में सफल हुए तो यूपी में भी इस फॉर्मूला को फिर से आजमाया जा सकता है। बिहार का चुनावी घमासान योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच प्रैक्टिस मैच की तरह है। इन दोनों चेहरों की असली टक्कर तो 2027 में यूपी के विधानसभा चुनाव में होनी है। इसलिए दोनों एक दूसरे के खिलाफ जमकर जुबानी हमले कर रहे हैं। पप्पू, अप्पू, टप्पू और गप्पू चंपू जैसे शब्द बाणों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। बीजेपी में बड़े बड़े गप्पू हैं और उनके चप्पू हैं हमारे। गौर करने वाली बात यह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ बिहार में जंगल राज, अपराध और माफिया के बहाने महागठबंधन को घेर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव यूपी के मुद्दों को उठाकर सीएम योगी की छवि पर चोट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग आएंगे और फिर बिहार के अंदर वही जंगल राज जो 2005 के पहले होता था, यही ये लोग करेंगे। ये तो हमारे यहाँ यूपी में खाद की बोरी में 5 किलो चोरी कर रहे थे। यहाँ भी खाद में चोरी है और राशन में भी चोरी। फिलहाल बिहार में योगी और अखिलेश दोनों की साख दांव पर लगी है। अगर एनडीए की जीत होती है तो इससे 2027 में यूपी की लड़ाई में सीएम योगी की छवि और मजबूत हो सकती है। दूसरी तरफ अगर महागठबंधन बाजी मारता है तो अखिलेश यादव का जाति वाला दांव यूपी की परीक्षा में भी कमाल दिखा सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं घंटी बजाओ। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। घंटी बजाओ एक ऐसा शो जो बनता है आपकी आवाज। सिस्टम की लापरवाही के खिलाफ शासन, प्रशासन और सरकार से पूछता है वो सवाल जिसका आपसे है सीधा सरोकार। घंटी बजाओ में आज बात होगी बिहार की एक ऐसी फसल की जिसकी मांग 7 समंदर पार तक है। लोग जिसे सुपर फूड कहते हैं, बाजार में जो 1500 से 1800 रुपए किलो तक बिकता है, लेकिन जो लोग इस सुपर फूड को आप तक पहुंचा रहे हैं उनके साथ बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। इसके खिलाफ आपको बजानी है घंटी। देर से सही पूरी दुनिया ने मखाने की अहमियत समझी। मखाना पूजा प्रसाद की थाली से निकलकर लोगों के खाने की दिनचर्या में शामिल हो गया। आज कई रूप और स्वाद के अलग अलग अंदाज के साथ मखाना बाजार में उपलब्ध है। 90% मखाने का उत्पादन बिहार में होता है। मखाना जिस रूप में आप तक पहुंचता है उसे वो रूप देने में कड़ी मेहनत लगती है। लंबी प्रक्रिया के बाद मखाना तैयार होता है।
सेहत के लिए हीरा बन चुका मखाना आपकी सेहत को तो चमका रहा है, लेकिन इसको आप तक पहुंचाने वालों की जिंदगी अंधेरे में गुजर रही है। इस उद्योग से जुड़े मजदूर बेहद मुश्किल हालात में काम करने को मजबूर हैं। देश के मखाना उत्पादन का 90% उत्पादन बिहार में होता है। मैं इस वक्त सीमांचल में मौजूद हूं, जो बिहार का वो हिस्सा है जहां पर 70% तक मखाना उत्पादित होता है। हाल ही के कुछ सालों में मखाना को एक सुपर फूड का दर्जा मिल गया है। इस स्टेटस के बाद तो मखाना की डिमांड में भी तेजी से इजाफा हुआ है और उसकी कीमतें भी एक समय पर आसमान छूने लगी। लेकिन इन मखाना फोड़ी में काम करने वाले श्रमिकों का जीवन कैसा है, आज आपको ये भी जानना चाहिए। आइए चलते हैं। माने कि मेरा जिंदगी घिसीट रहा है। जो गरीबी है, गरीबी में क्या करें, हम पढ़ाई करेगा कि घर चलाए। आप भी तो काफी युवा है, पढ़ाई लिखाई आपकी हो पाई? नहीं हो। क्या आपको भी मजबूरी में घर चलाना? हाँ, घर चलाना पड़ता है, इसीलिए नहीं हो। अजय और मुकेश का ही नहीं, ये दर्द यहाँ मौजूद हर उस इंसान का है जो मखाने के काम से जुड़ा है। ये हर दिन 16 से 18 घंटे खुद को इसी तरह झोंकते हैं, आग के सामने खुद को झुलसाते हैं। जिंदगी से गरीबी के काले साए को दूर भगाने के लिए इस काले धुएं को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं। तब कहीं जाकर आप तक सुपर फूड के नाम से मशहूर मखाना पहुंचता है। मखाने की मांग हाल के दिनों में तेजी से बढ़ी है। सेहत को लेकर इसके फायदे को देखते हुए लोग इसकी मुंह मांगी कीमत चुका रहे हैं। लेकिन जो लोग मखाने को आप तक पहुंचा रहे हैं, वो खुद 2 जून की रोटी को तरस रहे हैं। बिहार के सफेद हीरे कहे जाने वाले मखाने के पीछे का ये वो काला सच है जो इनका नसीब बन चुका है। बिहार में चुनावी शोर के बीच हम आपको लेकर आए हैं मखाना फोड़ी की एक जगह पर। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार का मखाना पूरे देश विदेश भर में मशहूर है, लेकिन यहाँ पर काम करने वाले श्रमिक किन हालातों में काम कर रहे हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं, वो किन कंडीशंस में काम करते हैं, ये दिखाने की कोशिश एबीपी न्यूज़ आज कर रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं मखाना फोड़ी का काम जो है वो रात भर चलता है, क्योंकि तपती आग के बीचों बीच देखिए काला धुआं उठ रहा है और इसी बीचों बीच इन लोगों को काम करना होता है। कम से कम 12-13 घंटे तो ये लोग काम करते हैं। यहाँ कुछ महिलाएं हैं, कुछ युवा हैं, कुछ मुझे बल्कि जो तस्वीर हैरान करती है कि कुछ युवा बच्चे भी यहाँ पर हैं। हम एक एक कर सबसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? जतिन मुखिया। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? दरभंगा। तो हर साल क्या 6-8 महीने यहीं रह के काम करते हैं? हाँ, 6 महीना यहाँ, 6 महीना गांव में रहना पड़ता है। कितने घंटे का काम है ये? इसका टाइम का कोई लिमिट नहीं है। ये आप सुबह 3 बजे उठोगे तो रात को 11-12 बज जाता है। सुबह 3 बजे से रात का 11-12 बज जाता है, मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है टाइम? कोई टाइमिंग का कोई लिमिटेशन नहीं है। और ये जो इतनी हीट में अभी यहाँ पर देख रहे हैं, इतनी हीट में लगातार कितने घंटे बैठना पड़ता है? ये रख लो 10 से 12 घंटे तो चूल्हे के आगे बैठना पड़ता है। कमाई हो पाती है कुछ? कमाई हो जाती है, अब क्या करें, मजबूरी ये करना पड़ता है। पूरा परिवार आपका भी यहीं आया हुआ? हाँ जी, पूरा परिवार आ रखा है। कितने लोग हैं घर में? घर में 5 से 6 सदस्य हैं। 5 से 6 हैं। उसमें बच्चे वगैरह भी हैं, महिलाएं भी हैं? हाँ, वो सब भी यही काम कर रहे हैं? सारे इसी में लगे हुए हैं। तो ये देखिए, हाथ दिखाएंगे जरा एक बार अपने, एक बार जरा इनके हाथ देखिएगा मनोज। और ये क्या हाथ जलते नहीं है ऐसे काम करने में? जी मैम, जलता है हाथ। ये हाथ आपके जले हुए हैं, छाले पड़े हुए हैं, हाथ कांप भी रहा है आपका? जी, बहुत मेहनत लगता है। बहुत मेहनत लगता है। जी। मखाना उद्योग की अब आपको सबसे दर्दनाक तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर बच्चों की है, इसलिए हम इनका चेहरा नहीं दिखा रहे, लेकिन इनकी तकलीफ आप तक पहुंचाने के लिए इनकी जिंदगानी दिखानी जरूरी है। बचपन कैसे मुरझाता है, ये तस्वीर उसकी तस्दीक करती है।
आंखों में कल के सपने नहीं, हाथों में गुड्डे गुड़िया नहीं, चेहरे से मुस्कान छू मंतर। कोई अपने माता पिता के साथ आया है, कोई बड़े भाई के साथ, तो कोई अकेले, लेकिन सबका एक ही मकसद है, इस काले बीज से सफेद मखाना निकालना, ताकि पापी पेट पाला जा सके, घर चलाया जा सके। ये बच्ची सिर्फ 9-10 साल की है, स्कूल भी जाती है, आगे पढ़ना भी चाहती है, लेकिन साल के 6 महीने ये भट्टी ही इसका मुकद्दर है। और ये केवल इस बच्ची की कहानी नहीं है। जो तस्वीर सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही है, मखाना पुड़ी की एक जगह पर मैं मौजूद हूँ, वो ये तस्वीर है। ये इस देश का भविष्य है जो खुद को झोंक रहा है तपती हुई आग में। पढ़ाई लिखाई करती हो? हाँ। कौन सी क्लास में हो? 4। तो पढ़ाई तो छूट जाती होगी जब इधर आती होगी। हाँ। हाँ? पढ़ाई करने का मन करता है? हाँ। करता है ना? ये काम मजबूरी में कर रही होगी। हाँ? हाँ? पाते हो बेटा, तुम पढ़ रहे हो? नहीं। कभी नहीं पढ़े? नहीं, 5वां तक पढ़े हूँ। 5वीं क्लास तक पढ़े हो, उसके बाद क्यों छूट गई पढ़ाई? पढ़ाई पढ़ने का मन नहीं करता है। पढ़ाई करने का मन नहीं करता है? नहीं। अरे पढ़ाई करोगे तो ये नहीं करना पड़ेगा ना, ज्यादा कमाओगे, शहर जाओगे, बाबू बनोगे। नहीं बनना है बाबू। नहीं बनना है बाबू, ऐसे ही रहना है। हाँ। आग के आगे तपते रहोगे ऐसे ही। इसमें क्या मजा आ रहा है, इसमें क्या आनंद है? ठीक है। ठीक है। तो अगर अभी हम बोलें कि चलो हमारे साथ शहर चलो, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई करवा देंगे, तुम खूब पैसा कमाओगे, चलोगे? नहीं। काहे? नहीं। काहे नहीं चलोगे? हाँ? नहीं। यहाँ ठीक लग रहा है तुमको? सोचिए, जिन हाथों में कलम किताब होना चाहिए, जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए, उनके हाथों में मखाना फोड़ने के औजार हैं, और वो इस काम की बारीकियों का कखहरा सीख रहे हैं। बिहार के नालंदा को ज्ञान की धरती कहते हैं, लेकिन ये कितना शर्मनाक है, उसी बिहार के कुछ बच्चे अब स्कूल नहीं जाना चाहते, बड़े शहर का मुंह नहीं देखना चाहते, बड़ा बाबू बनने की कोई हसरत नहीं। इसी को सपनों का मर जाना कहते हैं, बचपन का मुरझा जाना कहते हैं। महिलाएं मानती हैं, जानती हैं, मखाना के नाम पर मासूमों का बचपन छिन रहा है, लेकिन जिम्मेदारियों का बोझ इतना ज्यादा है, कलेजे के टुकड़ों को ममता का गला घोंटकर इस काम में लगाना पड़ता है। मजबूरी है, तब इसीलिए दूसरा देश चला आते हैं। हाँ। कमाने के लिए। हाँ। अगर अपना देश में कमाई धमाई होगा तो नहीं लाएंगे। और आपको भी दर्द होता होगा जब आपके बच्चे भी इस तरीके से काम करते हैं। कैसा काम कर रहे हैं, कितना दिक्कत से कर रहे हैं, अपना नहीं होते हैं काम करने। कई बार इसमें जल जाते हैं, छाले हो जाते होंगे, सब फोका है, इधर है, देखिए पूरा मुंह में है दाग। ये सब पूरा जो है, ये सब गर्मी की, तपती गर्मी की वजह से हो रहा है। और कमाई कुछ नहीं होता है, जितना न होता है ना सभी धीरे से लोग ले। कितने सालों से कर रहे हैं? हम तो 10-20 साल से कर रहे हैं। आप लोग का कोई बीमा है? यहाँ कोई हादसा हो जाए, चोट चाट लग जाए, कोई तकलीफ हो जाए, कोई बीमा है? कोई नहीं, कोई नहीं, अपना भाग मर जाए। हाँ, तो शरीर जलाते रहिए। हाँ। ऐसे रहिए, खुद को जलाते रहिए, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। महिलाओं की तो आप हालत सोचिए, जो कि कई तरह के हार्मोनल फ्लक्चुएशंस उनकी शरीर में होते हैं, ये हर महिला जानती है। और उसको कितनी तकलीफ होती होगी जब वो दिन भर ऐसे भट्टी के सामने, जलती आग के सामने बैठकर मखाने का काम करती है। ये उस बिहार का सच है जहां के मखाने को जीआई टैग मिल चुका है, जहां मखाने की पैदावार सबसे ज्यादा होती है। बिहार के 20 से ज्यादा जिलों में मखाना उगाया जाता है। 12,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में इसकी खेती होती है और 96,000 मीट्रिक टन पैदावार। बावजूद इसके मखाना से जुड़े मजदूरों की किस्मत ठन ठन गोपाल है। मखाना तैयार करने वाले मजदूरों को भुगतान प्रति क्विंटल के हिसाब से होता है। इस काम में पूरा परिवार लगता है। इस हिसाब से जो मजदूरी मिलती है वो बेहद कम है। मजदूरी में मखाना तैयार करने के लिए जो भट्टी जलाई जाती है, उसके जलावन की कीमत भी शामिल होती है। जो बचता है उससे ही परिवार चलता है। आप लोग पूरा सब परिवार यहाँ 6 महीने के लिए आप लोगों का डेरा होता है,
कितना कमाते हैं एक दिन में अगर आप लोग? देखिए, एक दिन में जोड़ा जाए तो 2000 ही मिलता है। कुंटल में 6000 मिलता है, उसमें जो है 3 दिन का समय लगता है। इसमें ये सुखाना हमको पड़ता है, उसके बाद जो ये तैयारी करने में हमको 3 दिन समय लगता है। उसमें 6000 रुपया कुंटल पे मिलेगा, तो 3 दिन में तैयारी होगा तो 2000 पड़ गया। 3 दिन का मिलता है बस। एक दिन का 2000? एक दिन का 2000 पड़ गया। उसमें क्या क्या चीजें शामिल? उसी में जलावन है, खाना पीना है, दवाई है, बच्चा का पढ़ाई भी लिखाई भी सब कुछ उसी में है। अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए वो सब भी उसी में भरना पड़ेगा हमको। हाँ, नहीं होगा तो कर्जा उठा के हमको करना पड़ेगा, इससे फिर पुराना पड़ेगा। तो ये जितना मिल रहा है उतने में आप लोग का हो पाता है? नहीं, उसमें थोड़ा होता है, थोड़ा सा किसी से लेकर को दुख दवाई कर लेते हैं। इन मखाना फोड़ी को चलाने वाले भी मानते हैं कि मजदूरों की हालत दयनीय है। सरकार को इनकी सुध लेनी चाहिए। यहाँ पर जो श्रमिक काम कर रहे हैं 6-6 महीने के लिए अपना घर बार यहाँ छोड़ कर आते हैं और ऐसे कोई बहुत अच्छे हालात में काम नहीं करते, इनकी ओर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है सरकारों को। क्या क्या आपको लगता है इनको देना चाहिए जो इनको नहीं मिला? इनको बीमा की ज़रूरत है, कमाई कम हो रहा है, इसी में लोग गुजर बसर करते हैं। सरकार को इसमें विशेष ध्यान देना चाहिए, बीमा उमा कर दे, बस यही सब है। अभी तक जितना ध्यान देने की इन पर ज़रूरत है, आपको लगता है किसी ने भी ध्यान दिया? नहीं, अभी तक तो किसी ने इस पे ध्यान नहीं दिया है और ये सब का जितना मेहनत है उस हिसाब से मजदूरी नहीं मिलता है। ये कोई नई बात नहीं, सबको पता है मजदूरों को उनका उचित मेहनताना मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा। इसलिए बजाइए घंटी ताकि इन मजदूरों को इनका हक और जरूरी सुविधाएं मिल सके। एक समय जिस मखाने की खेती तालाबों तक सीमित थी, अब किसान अपने खेतों में भी उसकी पैदावार कर रहे हैं। सुनने में भले ही बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन हकीकत ये है मखाने का उत्पादन एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें करीब 6 महीने का वक्त लगता है। इस दौरान मौसम के हिसाब से निगरानी करनी होती है और ज़रूरी दवाओं का छिड़काव भी अहमियत रखता है। अगर लापरवाही हुई तो पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। समस्या यह है कि इतनी कड़ी मेहनत के बाद न तो किसान को उतना फायदा मिल रहा है, न ही इस उद्योग से जुड़े मजदूरों को उचित मेहनताना। आखिर ऐसा क्यों है? एबीपी न्यूज़ ने इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश की है। भारत का मखाना निर्यात 2020 में 6,700 मीट्रिक टन था, जो 2024 में 25,130 मीट्रिक टन हो गया, मतलब करीब 4 गुना की बढ़ोतरी। इस साल जनवरी से जुलाई तक 13,870 मीट्रिक टन मखाना निर्यात हुआ है। कई जगह मखाना निकालने के लिए मशीनों का इस्तेमाल होता है, लेकिन वो इतना कामयाब नहीं, क्योंकि उसमें मखाना पिचक जाता है। इसलिए हाथ से तोड़े गए मखाने की मांग ज्यादा है, लेकिन इस दौरान मजदूरों को गर्म मखाने को अपने हाथ से उठाकर तुरंत तोड़ना होता है। इसे तोड़ने में हुई देर क्वालिटी पर असर डाल देती है। गरम गरे में हाथ से निकाल के इसको हाथ टाइट करके पीटना पड़ता है। इस तरह से मखाना फूटता है। फिर ये लोग रोस्टेड जो व्यापारी जो होता है उससे मखाना बेचते हैं ये लोग। तो मशीन से ये सक्सेसफुल नहीं है। ये मशीन से फोड़ने पे चिपटा हो जाता है, मखाना फट जाता है। ये सही गोल का आकार नहीं निकलता है। बावजूद इसके इससे जुड़े मजदूरों की आमदनी ज्यादा नहीं है। मुफलिसी की ये कहानी मजदूरों तक ही सीमित नहीं है। किसानों की हालत भी अलग नहीं। मखाने को लेकर दूर के ढोल भले ही सुहाने हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इसके उलट है। बिहार का किसान आज भले ही बड़े पैमाने पर मखाना खेती का रुख कर रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हर कोई मालामाल हो रहा है। किसान के पास अपनी जमीन है तो ठीक, नहीं तो वो दूसरे किसान की जमीन पट्टे पर लेता है, उसमें मखाने की खेती करता है। फसल को पानी से निकालने के लिए भी अलग से मजदूरों की जरूरत पड़ती है। हम लोग तो भाई अपने किलो के हिसाब से उठाते हैं और हम लोग किलो के हिसाब से पैसा लेते हैं। एक एक करके बोढ़ करके ले जाते हैं, तब मखाना एक जगह जमा होता है, तब 5 किलो उठाते हैं। वह उठा करके पीछे किलो के भाव में किसान को देते हैं, वह अपना हमको देता है। बुआई से लेकर पानी से फसल निकालने तक हर तरह की सावधानी बरतनी पड़ती है। फसल खराब हुई तो किसान इसे
पानी में ही छोड़ देता है। फसल ठीक रही तो आगे बेचने की चुनौती होती है। मार्केट की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है और बिचौलियों के हाथों में चला जाता है, किसान को लाभ नहीं मिल पाता। डायरेक्ट बेचने के लिए जाते हैं तो पैसा नगद मिलता नहीं और बिचौलियों के देते हैं वो भी उधार जाता है। फिर बाद में तरह तरह का प्रॉब्लम निकालेगा कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, अच्छा नहीं है नहीं, जो कहता किसान को लेना पड़ता है। इस तरह की परेशानी इसमें बराबर देखने को मिलता है। इस सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है। जब तक ये सिस्टम सही नहीं होगा, किसान से लेकर मजदूर तक इसी तरह परेशान होते रहेंगे। किसी का सुपर फूड, किसी का बुरा सपना बनकर रह जाएगा। बिहार के चुनावी मौसम में नेताओं के मन से भी मखाने की गूंज खूब सुनाई दे रही है। सभी नेता मखाना उद्योग को चमकाने का दावा कर रहे हैं। इसे लेकर वादों का पिटारा भी खुला हुआ है। एनडीए और महागठबंधन दोनों मखाना उद्योग और उससे जुड़े लोगों के लिए अच्छे दिन लाने का वादा भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल वही बुनियादी है, क्या ऐसा होगा या हर बार की तरह इस बार भी मखाना सिर्फ चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएगा? मौसम चुनावी है, मखाना चुनावी मुद्दा ना बने, उस पर सियासत ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ये आरजेडी नेता बेबी कुमारी हैं, जो कुछ दिन पहले एक मखाना फोड़ी में पहुंची थीं। जिसके बाद इन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मजदूरों की हालत पर सवाल उठाए। वो लोग का कहना है हम लोग 18 घंटा में काम करते हैं और कुछ जो होना चाहिए मखाना का कीमत और उनकी मेहनत कस लोग अपना जवानी उसमें गंवा दिए। बच्चे अपना पढ़ाई छोड़ के, सारे चीज़ छोड़ के वो बेखबर हैं कि क्या ज़िंदगी जी रहे हैं। तो उनका हकमारी हुआ जा रहा है, लूट घसोट हो जा रहा है कि कहीं कुछ नहीं। इससे पहले राहुल और तेजस्वी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कटिहार में ही मखाना किसानों और मजदूरों से मिले थे। राहुल तो तब तालाब में ही उतर गए थे। पिच सियासी है तो बीजेपी कहां पीछे रहने वाली है? प्रधानमंत्री मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक अपनी चुनावी सभाओं में मखाना का जिक्र कर बिहार की जनता को बता रहे हैं केंद्र सरकार ने मखाना के लिए क्या किया है। हम मखाने को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना चाहते हैं। बिहार का मखाना दुनिया के घर घर तक पहुंचेगा तो फायदा छोटे किसानों को होगा। अब ये भी जान लीजिए कि मोदी सरकार ने केंद्रीय बजट 2025 में मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा की थी, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए की शुरुआती राशि दे भी दी गई है। लेकिन सवाल फिर वही, जो लोग हाथों से मखाने फोड़ रहे हैं उसे इसका फायदा कब मिलेगा? कब इन्हें इनके हक का मेहनताना मिलेगा? कब इनकी किस्मत बदलेगी? इनकी हालत में सुधार आपको क्या लगता है, कब तक हो पाएगा, कैसे होगा? इसमें दो चीज हैं कि एक तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, दूसरा क्या है कि लेबर का इंश्योरेंस, कि लेबर किस तरह से प्रॉफिट उनको मिलेगा। तो एक कम्प्रिहेंसिव प्लान बना के आप लेके आना पड़ेगा गवर्नमेंट को। बिहार में चुनावी शोरगुल के बीच हमने आपको दिखाया कि मखाना फोड़ी के काम में जुटे जो श्रमिक हैं उनका जीवन केवल अंधकार में है। तपते चूल्हे के आगे हाथों में बड़े बड़े छाले लिए जली हुई हाथों की लकीरों को इन्होंने अपनी किस्मत मान लिया है। इन्हें न सरकार से कोई उम्मीद है, न फोटो ऑप के लिए इनके बीच पहुंचने वाले नेताओं से कोई आस। उम्मीद करते हैं कि इस रिपोर्ट को देखकर सरकार की आंख खुले और इनकी ओर उनका ध्यान केंद्रित हो। तो फिर उठाइए फोन और बजाइए घंटी, क्योंकि आपकी एक घंटी सोते सिस्टम को जगा सकती है। जिम्मेदार लोगों को उनकी जिम्मेदारी याद दिला सकती है, लोगों को उनका हक दिला सकती है। घंटी बजाओ में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते मैं फिर आऊंगी किसी बड़े मुद्दे के साथ। तब तक आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।